हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती क्या है? हाई रिस्क ये वर्ड अपने आप में सुन के ही किसी को भी डर लग जाता है, बट हाई रिस्क का मतलब ये नहीं है कि हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। क्या 22 साल की एक महिला और 38 साल की एक महिला में क्या एज सच में हाई रिस्क प्रेगनेंसी का फैक्टर है? मैटरनल एज एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी का फैक्टर है। जब भी एज मोर देन 35 या 35 एज की वुमेन आती हैं, तो उनको हम बताते हैं कि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में वार्निंग साइन कुछ अलार्मिंग कि जिससे उसे पता चले कि हाँ मेरी प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो सकती है। कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन को अगर बहुत तेज हेडेक होता है, बहुत तेज पेट में दर्द होता है या धुंधला दिखता है, ऐसा कुछ भी होता है, पैरों में सूजन आ जाती है, तो उन्हें तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी सिम्टम है तो वो हाई रिस्क हो सकता है। मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे कि हम नॉर्मल एक अल्ट्रासाउंड लेवल 2 हर प्रेगनेंसी में करते हैं, इसके साथ साथ हम इनमें फीटल इको भी करते हैं, जो कि हम बच्चे का जो हार्ट होता है बहुत अच्छे से अल्ट्रासाउंड से चेक कर लेते हैं कि कोई उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंप्लीट बेड रेस्ट करना ही जरूरी है या फिर हम कुछ मेडिसिन लेके भी काम चल सकता है? हम लोग किसी को भी कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर कंप्लीट बेड रेस्ट करते हैं तो ब्लड क्लॉट्स बॉडी में बनने का खतरा रहता है, जो कि बहुत डेंजरस है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं है कि आपको एकदम बेड रेस्ट करना है, आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग चाहिए, प्रॉपर मेडिकल केयर चाहिए और रेगुलर चेकअप्स चाहिए। हाई रिस्क प्रेगनेंसी नाम सुनते ही थोड़ा डर ज़रूर लगता है, लेकिन क्या सच में ये उतना खतरनाक होता है जितना हम सोचते हैं? क्या 35 साल के बाद प्रेगनेंसी रिस्की हो जाती है? क्या डायबिटीज़ या थायराइड होने से दिक्कत बढ़ जाती है? और सबसे ज़रूरी, क्या हाई रिस्क प्रेगनेंसी में हेल्दी बेबी पॉसिबल है? नमस्कार, मैं डॉक्टर समरीन, क्लिनिकल कंसल्टेंट, फिलिक्स हॉस्पिटल, नोएडा, और आज हम इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर सुरभि कातियाल। हेलो डॉक्टर। धन्यवाद। मुझे यहाँ पर आकर बहुत ही खुशी हुई। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैं चाहती हूँ कि सबको जानकारी मिले, ताकि वो सही कदम इस बारे में ले सकें। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करती हूँ। सबसे पहला कि मेरी एक दोस्त है, 35 साल की है, उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसने अपने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो सकती है। ये बात सुनकर वो बहुत डर गई। तो आखिर में ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती क्या है? हाई रिस्क ये वर्ड अपने आप में सुन के ही किसी को भी डर लग जाता है, बट हाई रिस्क का मतलब ये नहीं है कि हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। प्रेगनेंसी हेल्दी हो सकती है, लेकिन इसमें हमें ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा रेगुलर चेकअप्स की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब ये है कि मदर या बेबी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ओके डॉक्टर, जैसा आपने बोला कि हाई रिस्क एक टर्म ही ऐसा है कि जिससे सुनकर डर लगता है, तो मैं जानना चाहूँगी क्या 22 साल की एक महिला और 38 साल की एक महिला में क्या एज सच में हाई रिस्क प्रेगनेंसी का फैक्टर है? जी बिल्कुल, मैटरनल एज एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी का फैक्टर है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 35 साल के बाद जो अंडे की क्षमता होती है, जो मदर के एग्स बनते हैं, उसकी क्वालिटी वो डिटीरियोरेट होती जाती है, जिसकी वजह से जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए हमने जब भी एज मोर देन 35 या 35 एज की वुमेन आती हैं, तो उनको हम बताते हैं कि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है। ओके, एक प्रेग्नेंट महिला घर पर कैसे पहचाने कि कुछ गड़बड़ है? कुछ वार्निंग साइन, कुछ अलार्मिंग कि जिससे उसे पता चले कि हाँ मेरी प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो सकती है? बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ रेड फ्लैग साइंस हैं जिनको हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन को अगर बहुत तेज़ हेडेक होता है, बहुत तेज़ पेट में दर्द होता है या धुंधला दिखता है, ऐसा कुछ भी होता है, पैरों में सूजन आ जाती है, तो उन्हें तुरंत डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी सिम्टम है तो वो हाई रिस्क हो सकता है। जैसे कि डॉक्टर सुरभि आपने कहा कि पैरों पे स्वेलिंग होती है, तो मेरे रिलेटिव्स में ही एक मेरे नॉन में किसी को प्रेगनेंसी हुई, सो उनके पैरों पे एकदम से स्वेलिंग आई, उनका ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ गया। वो डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि ये प्री एक्लेम्जिया है। तो एक्चुअल में ये प्री एक्लेम्जिया होता क्या है, आप थोड़ा बता सकती हैं इसके बारे में? बिल्कुल, प्री एक्लैम्प्सिया एक सीरियस हेल्थ कंडीशन है जो कि प्रेगनेंसी में हो जाती है। जनरली ये 20 वीक्स के बाद जो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है प्रेग्नेंट वुमन में, और उसके बाद साथ में यूरिन में प्रोटीन आने लग जाता है,
उस कंडीशन को हम प्री इक्लैम्प्सिया कहते हैं। इसमें अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है तो मदर की लिवर और किडनी भी डैमेज हो सकती है और साथ ही साथ बच्चे की ग्रोथ पे भी फ़र्क पड़ता है। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें और अगर ज़रूरत पड़े तो उसके लिए मेडिसिन भी देनी पड़ती है। मेरी नेबर में किसी को प्रेगनेंसी हुई, उन्हें प्रेगनेंसी से पहले कोई डायबिटीज़ नहीं थी, लेकिन उन्हें जब प्रेगनेंसी का टेस्ट हुआ 6 मंथ में उन्हें पता चला कि उन्हें गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई। सो गेस्टेशनल डायबिटीज़ इज़ ऑल्सो अ रिस्की फॉर प्रेगनेंसी। जी, जेस्टेशनल डायबिटीज़ का अर्थ होता है कि प्रेगनेंसी में शुगर की जो प्रॉब्लम हम बोलते हैं डायबिटीज़, वो चीज़ प्रेगनेंसी में हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड जेस्टेशनल डायबिटीज़। इसमें हमको ब्लड शुगर जो है उसको मॉनिटर करना पड़ता है। अगर ब्लड शुगर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो बच्चे की ग्रोथ जो है ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से उसको बोलते हैं मैक्रोसोमिया और डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसलिए कुछ मेडिसिन्स और कभी कभी इंसुलिन भी देना पड़ता है शुगर को और रेगुलेट करने के लिए। अगर किसी को गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है, सो उसको नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं या फिर हमें उसका LSCS ही करना होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई है तो फिर LSCS ही करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन क्या है। बच्चे की और माँ की दोनों की कंडीशन को देखते हुए ही डिसीजन लिया जाता है। अगर शुगर कंट्रोल हो गई है तो हम टाइम से जैसे कि डिलीवरी कर देते हैं, जैसे ही टर्म प्रेगनेंसी होती है 37 वीक्स हुआ हम डिलीवर कर देते हैं। अगर हमें लगता है कि बच्चे को खतरा है या माँ की जान को खतरा है तो ही हमें सिजेरियन करना होता है। बट ड्यू टू गेस्टेशनल डायबिटीज़ बेबी का वेट बहुत पुट ऑन हो जाता है एज अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। सो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस कंडीशन को डायग्नोस करना। अगर वो चीज़ डायग्नोस हो गई है और आप शुगर को कंट्रोल कर पा रहे हो तो वो वेट नहीं बढ़ेगा बेबी का उस तरीके से। लेकिन अगर वो शुगर कंट्रोल नहीं है और इतना ज़्यादा वेट हो गया है तो ज़रूर फिर चांसेस बढ़ जाते हैं सी सेक्शन के। ओके डॉक्टर, जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो हम स्कैन ब्लड टेस्ट कराते हैं, लेकिन हाई रिस्क प्रेगनेंसी में वही स्पेशल स्कैन कराने होते हैं, ब्लड टेस्ट कराने होते हैं। तो मैं ये जानना चाह रही थी वो सब टेस्ट, वो सब स्कैन क्या बेबी की हेल्थ के लिए सेफ़ हैं? बिल्कुल सेफ़ हैं। और मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि हम नॉर्मल एक अल्ट्रासाउंड लेवल 2 हर प्रेगनेंसी में करते हैं, इसके साथ साथ हम इनमें फीटल इको भी करते हैं, जो कि हम बच्चे का जो हार्ट होता है बहुत अच्छे से अल्ट्रासाउंड से चेक कर लेते हैं कि कोई उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके साथ साथ हम कलर डॉपलर भी करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ब्लड फ्लो जो जा रहा है बच्चे को वो किस तरीके का है। जैसे कि अभी हाल ही में एक पेशेंट थी मेरी जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ था, उसको मूवमेंट एकदम से कम होने लगी। तो हमने तुरंत ही एक अल्ट्रासाउंड कराया कलर डॉपलर, उसमें देखा कि ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़्ड है बेबी को। हमने तुरंत उस पेशेंट को लिया, फिर एडमिट किया और फिर उसका सिजेरियन सेक्शन किया। अभी मदर और बेबी दोनों हेल्दी हैं। ओके डॉक्टर, जैसे आपने बोला कि गेस्टेशनल डायबिटीज़, तो क्या इंट्रायूट्राइन डेथ में गेस्टेशनल डायबिटीज़ एक अहम फैक्टर रखती है? जब शुगर लेवल्स हाई रहते हैं प्रेगनेंसी में, मतलब कि कंट्रोल्ड नहीं है और वो हमें पता नहीं चलता है, तो उस केस में कभी भी सडन इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है। इसीलिए ये बोला जाता है कि जैसे ही मूवमेंट्स थोड़े से भी कम हो रहे हैं आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए और दिखाइए, ताकि हम तुरंत ये अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, ये सारी चीज़ें कर सकें और फिर हम एक एक्शन ले सकें जो कि मदर और बेबी के लिए बेस्ट हो। ओके डॉक्टर, आजकल जेनेटिक एनोमलीज और डाउन सिंड्रोम इनका बहुत खतरा रहता है, तो इसके लिए हमें क्या स्टेप लेना चाहिए इन अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी? जैसे कि हमने पहले अभी डिस्कस किया था कि एज 35 इयर्स के बाद जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ बहुत कॉमन होती जा रही हैं। तो इसलिए आजकल हम लेवल 1 स्कैन जो कि हम 3 महीने पे कराते हैं, फर्स्ट ट्रिमेस्टर पे ही करा लेते हैं। उसमें हम चेक करते हैं बच्चे की नाक की हड्डी कैसी है और इधर जो बैक ऑफ द नेक पे स्पेस है उसको हम कैलकुलेट करते हैं कितना है। एक ब्लड टेस्ट लेते हैं जिसको डुअल मार्कर टेस्ट बोलते हैं। उससे हमें पता लगता है कि कुछ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है बेबी में, तो वो चीज़ बहुत पहले ही डिटेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हम उसको मैनेज करते हैं। फिर लेवल 2 अल्ट्रासाउंड करते हैं हम 5 मंथ्स पे। उसमें हम देखते हैं कि बच्चे के सारे पार्ट्स अच्छे से बन गए कि नहीं, कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके साथ साथ आजकल एक ब्लड टेस्ट भी हो रहा है जिसको NIPT बोलते हैं।
इसमें क्या होता है कि मदर का ब्लड सैंपल लिया जाता है, बिल्कुल सेफ टेस्ट है ये, और इसमें से हम फीटल डीएनए को चेक कर लेते हैं कि वो उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई जेनेटिक इशू तो नहीं है। अगर कुछ उसमें पॉजिटिव आता है तो फर्दर कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं जो कि कर सकते हैं, जैसे कि एमनियोसेंटेसिस। ओके, जिससे डॉक्टर आपने बोला कि स्किन के साथ एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है डुअल मार्कर। सो कभी कभी पेशेंट ऐसे आते हैं कि हमें डॉक्टर ने इस डेट पर हमें अल्ट्रासाउंड लिखा था लेकिन डुअल मार्कर टेस्ट हम कराना भूल गए, 3-4 दिन लेट हो गया है, तो इस केस में हमें क्या स्टेप लेना चाहिए? देखिए, अगर किसी से मिस हो जाता है ये टेस्ट तो हमारे पास एक और टेस्ट है, क्वाड्रुपल मार्कर, ओके। जो कि हम 16 to 21 वीक्स पे करा लेते हैं। जब लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसके साथ ही हम वो टेस्ट भी करा सकते हैं। और एक नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग NIPT, वो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, जी। वो भी हम कर सकते हैं। ओके, अगर डुअल मार्कर रह गया है तो हम NIPT करवा जी। सकते हैं। ओके डॉक्टर, जैसे कि मेरी फ्रेंड, उनको प्रेगनेंसी हुई, हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, उनको उनके डॉक्टर ने बोला कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा। तो मैं जानना चाह रही थी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंप्लीट बेड रेस्ट करना ही ज़रूरी है या फिर हम कुछ मेडिसिन लेके भी काम चल सकता है? आजकल हम लोग किसी को भी कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर कंप्लीट बेड रेस्ट करते हैं तो ब्लड क्लॉट्स बॉडी में बनने का खतरा रहता है, जो कि बहुत डेंजरस है। आजकल हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी करने के लिए, मतलब कि ज़्यादा भारी काम ना करें, ये चीज़ बोली जाती है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं है कि आपको एकदम बेड रेस्ट करना है, आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग चाहिए, प्रॉपर मेडिकल केयर चाहिए और रेगुलर चेकअप्स चाहिए। बस कुछ ही कंडीशंस हैं जिसमें हम बोलते हैं कि कंप्लीट बेड रेस्ट करिए, जैसे कि वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है किसी को, ओके। या फिर किसी को बहुत ही ज़्यादा कुछ सीवियर है, ऐसा कि शॉर्ट सर्विक्स है, जल्दी लेबर में जाने के चांसेस हैं, तब हम बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं। ओके डॉक्टर, सो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में प्री मैच्योर डिलीवरी के कितने चांसेस होते हैं और डिलीवरी होने के बाद बेबी को NICU में रखने के चांसेस कितने होते हैं? हाई रिस्क प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा चांस होता है कि प्री टर्म हो जाए, ओके। क्योंकि हमें टाइमली बेबी को भी निकालना होता है, मदर की सेफ्टी भी देखनी होती है। अगर हमें लगता है कि डिलीवरी अर्ली होगी तो उस केस में हम स्टेरॉयड इंजेक्शंस देते हैं ताकि बेबी के जो लंग हैं वो मैच्योर हो सकें। तो अगर हमें सस्पेक्टेड है कि इस पेशेंट की डिलीवरी होने वाली है, हमें जल्दी करना है, कंडीशंस कंट्रोल में नहीं हैं, तो उस केस में हम इंजेक्शंस देते हैं स्टेरॉयड के ताकि लंग मैच्योर हो जाए, उसके बाद हम डिलीवर कराते हैं। और साथ ही इसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि NICU फैसिलिटी उस हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है समय से पहले बाहर आ रहा है, तो उसको वो सारी केयर जो है वो मिलनी चाहिए जो एक बहुत अच्छे NICU में मिलती है। ओके डॉक्टर, जैसे मैंने आपसे अभी पहले भी पूछा कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में C-सेक्शन ही होना ज़रूरी है या नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं? देखिए, हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब नहीं है कि सिजेरियन ही होगा, इसमें नॉर्मल डिलीवरी भी होती है। ऐसा नहीं है कि सिजेरियन ही होगा। सिजेरियन सिर्फ उसी वक्त होगा अगर मदर की हेल्थ खतरे में है या बच्चे की हेल्थ खतरे में है, क्योंकि एट दी एंड हमको मदर और बेबी वो दोनों सेफ चाहिए। कैसे भी डिलीवरी हो, मदर और बेबी एकदम सेफ होने चाहिए। ओके डॉक्टर, जैसे एक प्रेग्नेंट वुमन है, वो पहले ही स्ट्रेस में है, ऊपर से डॉक्टर भी उनसे कह देते हैं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो ऐसे में वो अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करे, कैसे वो अपना माइंड डाइवर्ट करे, क्या क्या चीज़ें करें कि उसको लगे कि हाँ नहीं मेरी भी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है, उसके लिए आप क्या सपोर्ट? बिल्कुल सही बताएंगे? सवाल है। सबसे पहले तो स्ट्रेस ही हमारी बॉडी का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। उनको ये टेंशन सब डॉक्टर को दे देनी चाहिए जो भी मेडिकल रिलेटेड है, और उनको जो है म्यूज़िक सुनना चाहिए। उनको खुद जो शौक़ हैं वो हॉबीज़ वो कर सकते हैं, साथ साथ वॉक पे जाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि ये प्रेगनेंसी हेल्दी हो सके। और बहुत ही अच्छा पौष्टिक खाना खाना चाहिए, जैसे कि हाई प्रोटीन डाइट उनको लेनी चाहिए। इससे वो भी स्वस्थ रहेंगे और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ेंगे। ओके, एक मैरिड कपल है मैम, वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं लेकिन उसे पता है कि उसे ऑलरेडी थायराइड है, ओबेसिटी भी है, तो उसके लिए प्री प्रेगनेंसी क्या प्लानिंग होगी? प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग जो आप बात कर रहे हैं, हम इसको बोलते हैं प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। ओके। इसमें क्या है कि
जो कपल है वो पहले ही जब वो प्लान करता है वो 3 महीने पहले आकर डॉक्टर से मिलता है और डिस्कस करता है कि क्या क्या मेडिकल कंडीशंस अगर उनके साथ हैं तो क्या है। तो ऐसे में हम लोग फोलिक एसिड स्टार्ट कर देते हैं प्रेगनेंसी आगे जो होगी उसको फ़ायदा करने के लिए। प्लस हम इसके साथ साथ जो भी उनकी मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे थायराइड है, ओबेसिटी है, उसको हम ऑप्टिमम रेंज में लाते हैं। कोई मेडिसिन की ज़रूरत है तो वो मेडिसिन ऐड ऑन करते हैं और जब वो अपनी ऑप्टिमम हेल्थ में होती है तो फिर हम बोलते हैं कि अब आप ट्राई करिए प्रेगनेंसी के ओके, लिए। सो प्रेगनेंसी के लिए ऑप्टिमम रेंज फॉर द थायराइड क्या है मैम? देखिए वैसे तो लैब की रेंज अप टिल 5 होती है ओके। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हाँ की। जी। तो वो हम टेस्ट करा लेते हैं प्री प्रेगनेंसी ही, जब ये काउंसलिंग होती है प्री कंसेप्शनल। तो Okay. हम जैसे बेसिक शुगर टेस्ट, हम्म। थायराइड टेस्ट ये हम करा लेते हैं। तो अगर ये रेज्ड आता है TSH 5 से ज़्यादा आ रहा है तो हम मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं जिस Okay. डोज में, ताकि ये लेस देन 5 हो सके। उसके बाद हम बोलते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। आप प्लानिंग कर सकते हैं जी। प्रेगनेंसी की। ओके डॉक्टर, तो अंत में आप उन सभी माताओं और परिवारों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो इस वक्त हाई रिस्क प्रेगनेंसी से गुजर रहे हैं, जो इस वर्ड को सुनकर ही डर गए हैं कि ओ माय गॉड मेरी तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो ये 9 मंथ में कैसे गुजारूंगी? मेरा यही मैसेज रहेगा आप सबसे कि डरिए मत। आजकल बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल हैं। आपकी मेडिकल कंडीशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। आप अपने डॉक्टर पर भरोसा रखिए, रेगुलर चेकअप्स कराइए। अगर कोई भी सिम्टम आपको होता है तो उसको इग्नोर मत करिए, तुरंत आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, दिखाएं, उसका ज़रूर सॉल्यूशन मिलेगा और आपकी गोद में एक हेल्दी बेबी ज़रूर आएगा। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आपसे इन सब टॉपिक पे डिस्कस करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि हमारे सब लोगों को भी बहुत हेल्पफुल ये मैसेज मिलेगा। तो दोस्तों, आज की बातचीत से ये बात बिल्कुल साफ़ हो गई है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी डरने की नहीं बल्कि समझदारी से संभालने की चीज़ है। सही समय पर जांच, डॉक्टर की सलाह और थोड़ा सा ध्यान, ये सब मिलकर एक हेल्दी प्रेगनेंसी और एक हेल्दी बेबी को पॉसिबल बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।